अगर आप स्पेस की टेक्नोलॉजी में थोड़ी बहुत भी रुचि रखते हैं तो आपको तो पता ही होगा कि भारत अब अपने तीसरे मून मिशन के लिए बिल्कुल तैयार है और उस मिशन का नाम है चंद्रयान 3। इसरो उससे पहले 2 मून मिशन कर चुका है, जिसमें से पहला मून मिशन था चंद्रयान 1 और उसे 2008 में सक्सेसफुली परफॉर्म कर लिया गया था। इसके बाद 2019 में चंद्रयान 2 को लॉन्च किया गया था, जो एक सॉफ्टवेयर ग्लिच की वजह से फेल हो गया और इसी असफलता से सीखते हुए वैज्ञानिक अब दोबारा से चांद पर जाने की कोशिश करने वाले हैं और यह होगा चंद्रयान 3 मिशन के अंतर्गत। आज हम आपको इस मिशन के बारे में पूरी जानकारी देने वाले हैं। अगर आप चंद्रयान 3 के इस वीडियो को देख लेते हैं तो आपको YouTube पर किसी भी और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए इसे अंत तक जरूर देखिएगा। चंद्रयान 3 पर आने से पहले आइए जानते हैं कि आखिर चंद्रयान 2 मिशन क्यों किया गया था और इसकी सफलता का क्या कारण था। जब से दूसरे ग्रहों पर इंसानों को भेजने की बात शुरू हुई है, तब से हमारी पृथ्वी के चांद पर बहुत सारे मिशन किए जा रहे हैं। अमेरिकन स्पेस एजेंसी नासा से लेकर चाइना तक सभी स्पेस एजेंसी चांद पर जाकर अपना एक बेस को सेटअप करना चाहती है। चंद्रयान 2 मिशन के अंतर्गत भारतीय वैज्ञानिक चांद पर पहली बार सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग करना चाहते थे। सॉफ्ट लैंडिंग का मतलब होता है कि किसी भी ग्रह पर इस तरीके से लैंड करना कि उससे स्पेसक्राफ्ट को जरा सा भी नुकसान न पहुंचे और वो बिल्कुल आराम से लैंड कर जाए। इसके लिए आमतौर पर थ्रस्टर का इस्तेमाल किया जाता है। चंद्रयान 2 मिशन के 3 मुख्य हिस्से थे, जिसमें से पहला हिस्सा था ऑर्बिटर। ऑर्बिटर, जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है, ये चांद के ऑर्बिट में रहते हुए उसकी परिक्रमा करता है और जरूरी डेटा को वैज्ञानिकों तक भेजता रहता है। इसी ऑर्बिटर के जरिए वैज्ञानिक स्पेसक्राफ्ट के बाकी हिस्सों से कांटेक्ट कर पाते हैं। इस मिशन का दूसरा हिस्सा था विक्रम लैंडर। जैसा कि इसके नाम से भी पता चलता है, इसका काम था चांद की सतह पर सही सलामत लैंडिंग करना, जिसे सॉफ्ट लैंडिंग भी कहा जाता है। इसी लैंडर के अंदर मौजूद था प्रज्ञान रोवर। रोवर स्पेसक्राफ्ट का वो हिस्सा होता है जो सतह पर उतरने के बाद बिल्कुल एक टॉय कार की तरह इधर उधर घूमता है और सतह को एनालाइज करता है। इसी रोवर में कैमरा भी अटैच होता है, जो ग्रहों या फिर चांद की तस्वीर लेकर वैज्ञानिकों को भेजता रहता है। कई बार इसका इस्तेमाल सैंपल कलेक्शन के लिए भी किया जाता है। वैज्ञानिक ऐसा मंगल ग्रह पर भेजे गए रोवर से कई बार करवा चुके हैं। जब चंद्रयान 2 मिशन को लॉन्च किया गया था तो सब कुछ सही जा रहा था। इसका ऑर्बिटर चांद के ऑर्बिट में बिल्कुल सही सलामत पहुंच गया था और वो आज भी उसका चक्कर लगा रहा है। मिशन के फेल होने की शुरुआत तब हुई जब चांद की सतह से 2.1 किलोमीटर की ऊंचाई पर वैज्ञानिकों का लैंडर से कनेक्शन टूट जाता है। ये कनेक्शन किसी सॉफ्टवेयर में होने वाली खराबी की वजह से टूटा था और इसका कनेक्शन को रिस्टोर करने में इतना समय लग गया कि विक्रम लैंडर चांद पर क्रैश लैंड कर गया और यहीं पर चंद्रयान 2 मिशन असफल हो गया। सॉफ्ट लैंडिंग न कर पाने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि ये मिशन पूरी तरीके से फेल था। वैज्ञानिकों द्वारा लॉन्च किया गया ऑर्बिटर आज भी चांद का चक्कर लगा रहा है और अभी भी वो हमें चांद से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी भेजते रहता है। इसका इस्तेमाल वैज्ञानिक चंद्रयान 3 के मिशन में भी करने वाले हैं और यही कारण है कि इस मिशन में ऑर्बिटर की मैन्युफैक्चरिंग नहीं की गई है। अब सवाल ये आता है कि आखिर सॉफ्ट लैंडिंग करना जरूरी क्यों है और वैज्ञानिक एक मामूली से स्पेसक्राफ्ट को चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग क्यों नहीं कर पा रहे हैं। दरअसल दोस्तों, सॉफ्ट लैंडिंग करने की दिक्कत सिर्फ भारत की ही नहीं बल्कि कई देशों की भी है। दुनिया भर के 196 देशों में से मात्र 3 ही ऐसे देश हैं जिन्होंने चांद की सतह पर सही सलामत सॉफ्ट लैंडिंग की है और वो 3 देश हैं, चाइना, अमेरिका और रसिया। अगर भारत चंद्रयान 3 मिशन के जरिए चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करने में सफल हो जाता है तो यह एक स्पेस पावर कंट्री कंसीडर किया जाने लगेगा, क्योंकि ये चौथा ऐसा देश होगा जिसने इस कठिन से मिशन को सक्सेसफुली कर लिया होगा। आपको जानकर हैरानी होगी कि चंद्रयान 2 के लॉन्च होने से कुछ ही महीने पहले इजराइल ने भी चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करने की कोशिश की थी और उनका मिशन ऑलमोस्ट 99% सक्सेसफुल हो गया था। लेकिन चांद की सतह पर लैंड करने से मात्र 5 मीटर की ऊंचाई पर उस स्पेसक्राफ्ट के सारे इंजन अचानक से बंद हो जाते हैं और वो चांद पर क्रैश हो जाता है। उस स्पेसक्राफ्ट का नाम था पेरिसीड और इसे इजराइल की स्पेस एजेंसी द्वारा मैन्युफैक्चर किया गया था। सिर्फ इजराइल ही नहीं बल्कि जापान भी चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करने की कोशिश कर चुका है और ये इवेंट तो मात्र कुछ ही महीने पहले हुआ था। 25 अप्रैल 2023 को जापान की एक प्राइवेट स्पेस कंपनी ने चांद पर हकुतो आर नाम के एक लैंडर को भेजा था। इसका भी मात्र एक ही मिशन था और वो था चांद पर सही सलामत सॉफ्ट लैंडिंग करना।
बिल्कुल भारत के चंद्रयान 2 मिशन की तरह ये भी मिशन एक सॉफ्टवेयर ग्लिच की वजह से फेल हो गया और जापान चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला चौथा देश बनने से चूक गया। इससे ये बात तो साफ हो जाती है कि चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करना कोई आसान बात नहीं है, लेकिन चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करना हर देश के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है। चांद हमारी पृथ्वी से मात्र 3,84,000 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है, जो इस ब्रह्मांड की बड़ी डिस्टेंस के सामने कुछ भी नहीं है। यहाँ पर स्पेसक्राफ्ट भेजने में कम समय और कम पैसे लगते हैं और इसलिए वैज्ञानिक चांद को एक प्रैक्टिस ग्राउंड मानते हैं। अगर कोई भी स्पेस एजेंसी चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करना सीख जाती है तो उसके लिए बाकी ग्रहों पर जाना और वहाँ पर स्पेसक्राफ्ट को सॉफ्ट लैंडिंग कर पाना बच्चों का खेल हो जाएगा। वैज्ञानिक खुद ही ये कहते हैं कि सॉफ्ट लैंडिंग करना एक टेक्निकल चीज नहीं बल्कि एक आर्टिस्टिक चीज है, यानी ये भी एक कला है जिसे प्रैक्टिस के साथ मास्टर किया जा सकता है। आज नासा इतने सारे सॉफ्ट लैंडिंग मिशंस इतनी आसानी से इसलिए कर लेता है क्योंकि वहाँ के वैज्ञानिकों को ऐसा करने का लंबा तजुर्बा है। अब ऐसा बिल्कुल नहीं है कि नासा सॉफ्ट लैंडिंग करने में कभी भी फेल नहीं हुआ है, लेकिन फेल होने के बावजूद भी उन्होंने सफलताओं से सीखते सीखते फाइनली सॉफ्ट लैंडिंग की आर्ट को मास्टर कर लिया है। जहां नॉर्मली स्पेस कंपनियां थ्रस्टर्स के जरिए सॉफ्ट लैंडिंग करने की कोशिश करते हैं, वहीं नासा के वैज्ञानिक पैराशूट के जरिए भी सॉफ्ट लैंडिंग करना सीख गए हैं। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर चल रही वीडियो में देख सकते हैं कि नासा कैसे मार्शियन स्पेसक्राफ्ट को पैराशूट के जरिए उसकी सतह पर लैंड कर रहा है। लेकिन यहाँ तक जाने के लिए हमें सबसे पहले थ्रस्टर के जरिए ही इस कला में मास्टर हासिल करना पड़ेगा। सॉफ्ट लैंडिंग का एकमात्र मकसद ये होता है कि स्पेसक्राफ्ट को बिना झटके के आराम से सतह पर उतारना। इसके लिए लैंड करने से थोड़े समय पहले स्पेसक्राफ्ट की रफ्तार को कंट्रोल्ड तरीके से कम करना पड़ता है और यही वो हिस्सा होता है जो सॉफ्ट लैंडिंग को इतना ज्यादा कठिन बनाता है। चंद्रयान 3 में भी थ्रस्टर का इस्तेमाल करके इसकी रफ्तार को कम किया जाएगा। दरअसल जैसे ही कोई स्पेसक्राफ्ट चांद की सतह पर लैंड होने वाला होता है तो यह एक अपोजिट फोर्स क्रिएट करता है। इसी अपोजिट फोर्स की वजह से स्पेसक्राफ्ट की रफ्तार कम हो जाती है और वह सही सलामत सतह पर लैंड हो जाता है। आपने कभी न कभी रॉकेट लॉन्च होने का वीडियो तो जरूर देखा होगा, उसमें भी थ्रस्टर का ही इस्तेमाल किया जाता है। ये स्पेसक्राफ्ट के फ्यूल का इस्तेमाल करके अपोजिट फोर्स क्रिएट करते हैं और जब ये फोर्स जमीन पर लगता है तो जमीन खुद ब खुद रॉकेट को ऊपर की तरफ धक्का देती है और इससे रॉकेट को लॉन्च होने में आसानी हो जाती है। जो ये सब कुछ न्यूटन के तीसरे नियम पर काम करता है, जो ये कहता है कि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जब चंद्रयान 3 का लैंडर चांद की सतह पर थ्रस्टर की मदद से ले जाया जाएगा तो चांद की सतह भी उसके ऊपर उल्टा फोर्स लगाएगी, जिससे उसकी रफ्तार कम हो जाएगी और वो चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग कर जाएगा। अब ये सुनने में जितना आसान लगता है उतना आसान असल में है नहीं। इसरो के पास एक और बहुत बड़ी दिक्कत है और वो है चांद के साउथ पोल पर लैंड करना। भारत चांद के सामने वाली साइड पर नहीं बल्कि उसके साउथ पोल पर लैंड करना चाहती है। दिक्कत की बात ये है कि अभी तक चांद के इस एरिया में इतना ज्यादा स्टडी नहीं किया गया है। इस वजह से यहाँ के जियोलॉजिकल फीचर्स का एग्जैक्ट अंदाजा लगा पाना बेहद ही मुश्किल है। हालांकि वैज्ञानिक ये जरूर जानते हैं कि चांद के साउथ पोल में बहुत सारे पहाड़ और चट्टानें मौजूद हैं और साथ ही में यहाँ बहुत सारे क्रिएटर्स भी हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि क्रिएटर्स उन गड्ढों को बोलते हैं जो अंतरिक्ष से आने वाले पत्थरों और उल्का पिंड के टकराने से बनते हैं। मान लीजिए अंतरिक्ष से एक बहुत बड़ा पत्थर पृथ्वी पर आकर गिरता है, ऐसे में वह पत्थर जिस गड्ढे की फॉर्मेशन करेगा उसे क्रिएटर कहा जाएगा। कई अरब साल पहले बहुत सारे उल्का पिंड और धूमकेतुओं ने चांद की सतह पर एक साथ अटैक किया था। इस वजह से उस पर बहुत विशाल गड्ढों की फॉर्मेशन हो गई थी। आज चांद पर आप जिन धब्बों को देखते हैं वो कोई धब्बे नहीं हैं बल्कि ये गड्ढे ही हैं। इन गड्ढों के अंदर सूर्य की रोशनी पर्याप्त मात्रा में नहीं पहुंच पाती है और इसलिए ये बाकी सतह के मुकाबले डार्क कलर के दिखाई देते हैं। चांद के साउथ पोल पर लैंड करने के और भी कई सारे कारण हैं, जिनमें से एक कारण है पानी की। चंद्रयान 1 मिशन के अंतर्गत 2008 में वैज्ञानिकों ने यह पता लगाया था कि चांद के साउथ पोल पर पानी मौजूद है। इस डिस्कवरी की वजह से दुनिया की सभी स्पेस एजेंसी पूरी तरीके से हिल चुकी थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि किसी ने भी ये एक्सेप्ट नहीं किया था कि भारत अपने पहले ही लूनर मिशन में इतनी बड़ी डिस्कवरी कर लेगा। इस डिस्कवरी की पुष्टि करने के लिए नासा ने बाद में रिकॉनिसेंस के एक ऑर्बिटर को चांद पर लॉन्च किया था। इसने ये कंफर्म किया था कि सच में चांद के साउथ पोल पर पानी मौजूद है। इसरो के वैज्ञानिक चंद्रयान 3 को इस एरिया में लॉन्च करके इसके बारे में और भी ज्यादा एक्सप्लोर करना चाहती है।
और इससे डेटा प्राप्त करना चाहती है। ये डेटा आगे चलकर हमारे देश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा और हमें मून के बारे में रिसर्च करने में और भी आसानी हो जाएगी। चंद्रयान 3 को लॉन्च करने का डेट 13 जुलाई से लेकर 19 जुलाई तक रखा गया है और मौसम को देखते हुए इन दिए हुए दिनों में चंद्रयान 3 को लॉन्च कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है चंद्रयान 3 का ये मिशन सक्सेसफुल होगा या नहीं? हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। और अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो इसे अपने आप तक सीमित ना रखें, इसे अपने दोस्तों और परिवारों में जरूर शेयर करें। तब तक के लिए मिलते हैं अगले शानदार वीडियो में। जय हिंद।